अब तक आपने सुना कि जैसे ही बच्चों को इतिहास में मज़ा आना शुरू हुआ, परीक्षा का पहाड़ सामने आ गया। और तो और इसी महीने स्कूल का सालाना जलसा होने वाला था। अब ये एक और बड़ी मुश्किल थी या कोई नया मौका? आइए सुनते हैं। स्कूल में हर साल एक जलसा मनाया जाता था। इसमें कलेक्टर साहब शामिल होते थे और इसीलिए ये न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे गांव के लिए इज्जत का सवाल होता था। उनके मनोरंजन के लिए तरह तरह के कार्यक्रम पेश किए जाते थे। गीत, संगीत, भाषण और कविताएं। इसके बाद वो कुछ गिने चुने बच्चों को पुरस्कार देते थे और पूरे स्कूल में मिठाइयां बांटी जाती थी। बच्चों को इस दिन का खूब इंतजार रहता था। इस साल भी जलसे का समय आ गया था। प्रिंसिपल साहब ने हर क्लास में से कुछ गिने चुने बच्चों को छांटा था जिनकी आवाज़ अच्छी थी और उनके हिसाब से जो दिखने में भी अच्छे थे। यही निर्देश मुझको भी मिला, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। जब मुझसे कारण पूछा गया तो मैंने कहा मैं और मेरी क्लास के लड़के ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। ये तो सिर्फ कलेक्टर को खुश करने के लिए किया जा रहा है, उनकी चापलूसी करने के लिए। प्रिंसिपल साहब भड़क गए। बोले, तुमको तो स्कूल की हर चीज से समस्या है। अरे ये तो हर साल होता है और कलेक्टर साहब को भी यही अच्छा लगता है। मैंने कहा होता होगा हर साल, पर इस साल मैं और मेरे लड़के इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आप चाहें तो अधिकारी से मेरी शिकायत कर सकते हैं। यहां हवा भले धीरे चले पर शिकायत बड़ी तेजी से पहुंच जाती थी। मैं शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचा तो वो गुस्से में तमतमाए खड़े थे। उनकी भौहें चढ़ी थीं और होंठ सूखे हुए थे। मुझे देखते ही वो चिल्लाए, क्यों? तुम और तुम्हारे क्लास के लड़के जलसे में हिस्सा क्यों नहीं लेंगे? अरे उसमें कितने सारे लड़के सुंदर हैं, होशियार हैं। सुंदर और होशियार होने का मतलब ये तो नहीं कि वो दूसरों के मनोरंजन के लिए हैं, मैंने तपाक से जवाब दिया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों के लिए चाय आई। काफी गर्म थी। हम दोनों कुछ नहीं बोले। फिर चाय के साथ साथ हम दोनों ठंडे हो गए। ये हमारे बीच के रिश्ते की खास बात थी। मतभेद हजार हो जाए पर मनभेद नहीं होता था। बातचीत से हर मसला सुलझ जाता था। या तो मैं उनको मना लेता था या खुद उनकी बात मान लेता था। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, देखो इस तरह के जलसे हर स्कूल में हर साल होते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मैंने कहा, माफ कीजिएगा साहब, लेकिन जो चला आ रहा हो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सही है। ये तो सरासर ढोंग और दिखावा है जिसमें हम अपने साथ साथ बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं। और ये तो कलेक्टर साहब के लिए भी एक विश्वासघात है। अब ये विश्वासघात कैसे हो गया? मैंने कहा, और नहीं तो क्या, हम उन पर यह असर जमाना चाहते हैं कि हमारे लड़के बड़े होशियार हैं, हमारी पाठशाला सुंदर है और यहां शानदार काम होता है। लेकिन असलियत क्या है ये तो आप और मैं अच्छे से जानते हैं। बच्चों को तोतों की तरह रटा रटा कर तैयार किया जाएगा, रिहर्सल चलेगी। इससे उनकी समय और शक्ति दोनों नष्ट होंगे। और हर बार की तरह कार्यक्रम के बाद साहब बोलेंगे, इन छात्रों ने जिस बुद्धिमानी, योग्यता और अभिरुचि का परिचय दिया है उससे मैं बहुत खुश हूं। कल ये देश के सच्चे नागरिक और महान पुरुष बनेंगे। क्या उनको नहीं पता कि ये सब चीज एक ढोंग है, सिर्फ उनकी खुशामद करने के लिए? साहब बोले, तुम पढ़े तो बहुत हो लेकिन गुणे नहीं हो। सिद्धांत की बातें तो खूब करते हो पर व्यवहारिक ज्ञान तुम्हें अभी नहीं है। लेकिन हमको तो सब और देखना पड़ता है। अरे मुझे उम्मीद थी कि तुम कुछ नए तरह का कार्यक्रम करोगे, पर तुम तो पल्ला झाड़ रहे हो।
उनके सुझाव बाध्य नहीं होते थे, इसलिए कभी कभी उन्हें मानने का मन करता था। मैंने उनसे कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं और मेरे लड़के एक कार्यक्रम करेंगे। वो क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं अभी नहीं बता सकता। मेरी बात सुनकर अधिकारी महोदय को थोड़ी तसल्ली मिली। बोले, मेरी तरफ से तुम पूरी तरह आज़ाद हो, जो करना है करो, लेकिन ये घड़ी घड़ी प्रिंसिपल साहब को चिढ़ाया मत करो। वो ठहरे बेचारे पुराने ख्याल के आदमी और तुम उमंग भरे नौजवान। अरे मुझे तो दोनों को संभालना पड़ता है। अब जाओ और बढ़िया कार्यक्रम की तैयारी करो। तैयारी तो हो चुकी है, मैं कहते हुए वापस आ गया। जलसे के दिन स्कूल में गजब का माहौल था। चारों ओर उत्साह और उमंग में तैयारियां चल रही थी। रंग बिरंगे कागज की झालरें लटकाई गई थी, जगह जगह फूल सजाए गए थे। सभी तैयारी में दौड़ भाग कर रहे थे। साहब पधारेंगे, कलेक्टर साहब पधारेंगे। बड़े और छोटे अफसर, गांव के जवान और बूढ़े, विद्यार्थी और शिक्षक सभी स्कूल आ चुके थे। मेरे साथी शिक्षकों की हालत अजीब थी। उनके दिल धड़क रहे थे और चेहरे पे तनाव था, फिर भी बेचारे कोशिशों में लगे हुए थे। प्रिंसिपल साहब ने स्कूल की हर क्लास में जाके बच्चों को धमकाया था, सुन लो कान खोल के, आज जो अगर किसी ने ऊधम या गड़बड़ किया तो कल इतनी धुनाई होगी। तालियों की गड़गड़ाहट और भव्य संगीत के साथ कलेक्टर साहब स्कूल पधारे। स्कूल की छत पर से फूल बरसाए जा रहे थे। उनको एक ऊंचे मंच पर सजी हुई कुर्सी पर बैठाया गया। उनकी आरती उतारी गई। इसके बाद प्रिंसिपल साहब ने बुलंद आवाज में अपना भाषण शुरू किया, ऐसे कि किसी को पता न चले कि वो कांप रहे हैं। उनका कुर्ता पसीने से भीग चुका था और उनकी आवाज में खरखरापन आ चुका था। उनके भाषण के बाद बच्चों के भाषण शुरू हुए, और वो भी छोटे प्रिंसिपल ही थे। तोते की तरह रटा रटाया भाषण बोल रहे थे। हाव भाव का कोई नामो निशान नहीं था। जोर जोर से हाथ पैर हिला रहे थे। इसके बाद कविताओं का दौर शुरू हुआ। कविताएं बड़ी सुंदर और सरस चुनी गई थी, पर शायद बच्चे जानते ही नहीं थे कि वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए रसिकता का अभाव था। मैं अकेला निराश नहीं था। कलेक्टर साहब के चेहरे पर निराशा साफ दिखी जा सकती थी, पर मेरी तरह वो इसे जताने के लिए आजाद नहीं थे। सम्मेलन समाप्त हुआ। कलेक्टर साहब ने लंबी सांस ली, फिर वो खड़े हुए, पुरस्कार बांटे और सभी के प्रोत्साहन के लिए 2 शब्द कहे। ये 2 शब्द कभी 2000 से कम नहीं होते। आखिरकार वे मंच से उतरे तो प्रिंसिपल महोदय ने उन्हें मुझसे मिलाया। महोदय, ये जो हैं ये एक शिक्षक हैं और ये आज कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे देखना जरूरी नहीं है, पर अगर आप चाहें तो एक नज़र देख सकते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि कलेक्टर साहब ने तुरंत हामी भर दी। एक और एक पर्दा लगाया हुआ था और उसके सामने बैठने की व्यवस्था थी। उन्होंने तुरंत जाकर पहली कुर्सी पकड़ ली। मैं मंच के पीछे भागा। घंटी बजी। 1, 2, 3 के साथ पर्दा खुला और मंच के बीचों बीच मैं और मेरे लड़के खड़े थे। कक्षा में जो गाने हम रोज गाया करते थे, उन्हीं में से एक गाना हमने प्रार्थना के रूप में गाया। प्रार्थना खत्म ही हुई थी कि एक लड़का मंच पर चूहा बनकर आ गया। उसने सर पर काला कपड़ा पहना था और कमर से एक रस्सी बांधी थी, जिसे वो पूंछ की तरह हिला रहा था। वो पूरे मंच पर इधर उधर कूद रहा था। ये देख के छोटे बच्चे तालियां बजाने लगे। इसके बाद मंच पर दूसरे पात्र आए।
एक तेल मालिश वाला, एक बूट पॉलिश वाला, मोती बेचने वाला, मृदंग बजाने वाला, एक राजा और एक सिपाही, यानी मैं खुद। पात्र हमेशा की तरह सादी पोशाक में थे। राजा मंच के बीचों बीच बैठा था। उसने तिरछी टोपी पहनी थी। सिपाही के हाथ में एक छुरी थी। बाकी सबके हाथ खाली थे। हमारा रंगमंच भी बिल्कुल सादा था। फर्श पर एक छोटी दरी एक बच्चे के घर से मंगाकर बिछाई गई थी। आसपास कुछ नीम की डालियां बिखराई गई थीं। फर्श पर लड़कों ने खड़िया से कुछ रंग बिरंगे चित्र भी बनाए थे। चूहे का नाटक शुरू हुआ और खत्म हुआ। छोटे और बड़े सबने जोरदार तालियों और वाहवाही से बच्चों का उत्साह बढ़ाया। मुझे कहना चाहिए कि लड़कों ने शानदार नाटक किया। वे भूल ही नहीं रहे थे। कोई प्रॉम्प्टर नहीं रखा गया था। फिर भी अगर कहीं जरा सी गलती होती तो मैं आकर उसे सुधार देता। चूहे के नाटक के बाद एक बूढ़ी औरत और फिर खरगोश का नाटक किया गया। ले देकर एक ही पर्दा था। सीनरी के नाम पर मामूली चीजें थी। लड़के कभी सिर पर कपड़ा ओढ़ लेते थे तो कभी हाथ से ही छड़ी बना लिया करते थे। बाकी सारा आधार उनका अभिनय ही था। अंतिम प्रार्थना के बाद सभी लोग मंच पर आए और हम सब झुककर खड़े हो गए। मैंने जनता को बच्चों से मिलाया। ये सभी कलाकार चौथी कक्षा के विद्यार्थी हैं। जो नाटक आपने देखा वो हम आम तौर पर हर हफ्ते अपनी क्लास में किया करते हैं। जनता ने जो एक बार तालियां बजाना शुरू की तो कई मिनटों तक बजाते ही रहे। कई लोग खड़े होकर हमारा अभिवादन कर रहे थे। लड़कों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसी खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बच्चों को शाबाशी देने के लिए खुद कलेक्टर महोदय मंच पर आए। वे फूले नहीं समा रहे थे। बोले, I must congratulate both the teachers and the taught for this real treat you have given me this afternoon. I was reminded of my new schools in my home country, England. It's charming to see young boys playing mouse and tailor and king all spontaneous and free. I won't give them any prizes, they already got it. I say again, gentlemen, I'm very, very pleased. ये सब सुन के लड़कों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो खूब सर मटका मटका कर कलेक्टर साहब को देख रहे थे। शायद उनके शब्द और भाषा उन तक ना पहुंचे, पर भावनाएं जरूर पहुंच रही थी। ये बच्चे आज न सिर्फ स्कूल बल्कि गांव भर के लोगों के चहेते थे। सब इनके पास आना चाहते थे, इनसे बात करना चाहते थे। आखिर ऐसा अभिनय इन्होंने किया कैसे? इन्होंने ये कहां सीखा, कब सीखा? मेरी तारीफ में भी आज इतने लंबे लंबे पुल बांधे जा रहे थे कि मैं आसमान जा चढ़ूं। अजीब बात है, हम विदेशी लोगों की कद्र की बहुत कद्र करते हैं। उनको अच्छा लगा है मतलब कुछ अच्छा ही होगा। खैर, मैं आज अंदर से भी बहुत खुश था। आज मैं और मेरे बच्चों को उनकी सही जगह मिली। हमारे काम को उसकी सही कद्र मिली। कलेक्टर साहब के जाने के बाद शिक्षा अधिकारी मुझसे मिले। उन्होंने मुझे सीधा गले लगा लिया, जोर से मेरी पीठ थपथपाई और मुझ पर अपना भरोसा जताया। पर उनको एक बात की हड़बड़ी थी। मुझसे पूछने लगे, पहले ये बताओ लड़कों ने इतना लंबा नाटक याद कैसे किया? मैंने कहा, ये सब उन्हें कुछ याद नहीं था। वो तो स्वाभाविक रूप से ही अपनी बात कह रहे थे। मैंने बच्चों को ये भरोसा दिलाया है कि वो जैसा महसूस करते हैं वो बोलने के लिए आज़ाद हैं। यही काम हम हफ्ते दर हफ्ते कक्षा में करते हैं और इससे उनकी अभिरुचि बढ़ गई है। लेकिन ये गजब का अभिनय करना किसने सिखाया?
जरूर तुमने सिखाया होगा, साहब बोले। मैंने अभिनय करना नहीं सिखाया, मैंने तो सिर्फ उनके मन से डर हटाया है। मैं खुद उनके साथ अभिनय में हिस्सा लेता हूँ। जब वो मुझे हाव भाव के साथ कुछ बोलते देखते हैं तो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। बच्चे प्राकृतिक रूप से जिज्ञासु होते हैं। वो अपने आसपास की दुनिया हमेशा देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, किसान, सब्जी वाले, ये सब बोलते कैसे हैं, चलते फिरते कैसे हैं, आपस में कैसे घुलते मिलते हैं। यही सब उनके अनुभव का हिस्सा बन जाता है। और जहां अनुभव कल्पना से मिलता है तो वहीं अभिनय बन जाता है। शिक्षा अधिकारी ही नहीं, आज तो पूरे स्कूल और गांव को चौथी कक्षा के बच्चों और उनके टीचर पर गर्व था। तो क्या परीक्षा का पहाड़ चढ़ने के लिए भी टीचर के पास कोई योजना थी? आइए सुनते हैं अगले एपिसोड में।